हेलो दोस्तों, हम क्लास 10th एसएसटी का चैप्टर 2 इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड पढ़ रहे हैं। अब तक हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से 5 वंशों ने राज किया है। यहाँ पर सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अंतिम वंश था लोधी वंश। 1526 में लोधी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोधी और मुगल शासक बाबर के बीच में युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। और फिर उसके बाद में लोधी वंश का अंत हो जाता है और बाबर यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कर लेता है। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल पीरियड के बारे में। देखो, इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड 1526 टू 1858 एडी। भारत में मुगल साम्राज्य 1526 से 1858 एडी तक मुगल साम्राज्य का राज्य रहा भारत में। सबसे पहला राजा था बाबर। बाबर एस्टेब्लिश्ड the Mughal Empire in India in 1526 AD after defeating Ibrahim Lodi in the first battle of पानीपत। पानीपत के पहले युद्ध में हरा दिया इब्राहिम लोदी को, जो लोधी वंश का अंतिम राजा था 1526 में, और बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना कर ली। ये जो बाबर था वो टर्की का मुस्लिम था और तैमूर जिसने भारत में 1398 वंश में 98 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, उसका वंशज था। डिसेंडेंट मतलब वंशज। Along with his connection with Chugtai Turkish clan, he was also associated with the clan of Mongolian commander-in-chief Chengiz Khan। टर्की का जो चुगतई वंश था उससे भी उसका कनेक्शन था। इसके अलावा वो मंगोल कमांडर इन चीफ चंगेज खां का भी वंशज था, उसके वंश से भी संबंध रखता था। ये पिता की तरफ से तैमूर वंश से आता था और माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज था। इसकी जो माँ थी बाबर की, वो चंगेज खां की वंशज थी। अपने पिता की मौत के बाद में, जब बाबर के पिता की मौत हो जाती है, उसके बाद में जहीरुद्दीन मोहम्मद फरगना का राजा बन जाता है, फरगना का सिंहासन पर बैठ जाता है। फरगना क्या है? वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान जो देश है उसको प्राचीन समय में फरगना बोलते थे, और बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। पहला ऐसा तैमूर वंश का पहला कोई राजा जिसने बादशाह का टाइटल गेन किया था तो वो था बाबर। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया, हमें ध्यान रखना है। 1527 में आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक एक जगह है, वहां पर बाबर के बीच में और राणा सांगा कौन है? राजपूताना, प्राचीन समय में जिसको राजपूताना बोलते थे, वर्तमान समय में जो राजस्थान है वहां पर मेवाड़ का राजा था राणा सांगा। उसके बीच में युद्ध हुआ और इसमें क्या होता है? बाबर जीत जाता है। ये युद्ध कैसे जीतता है? वो तुलगुमा स्ट्रेटजी, तुलगुमा नीति को अपनाता है। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया। कौन सी नीति को अपना करके बाबर खानवा का युद्ध जीतता है? तो तुलगुमा जो युद्ध की नीति है वो अपनाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि तुलगुमा नीति क्या होती है। देखो, इसमें राजा क्या करता था कि अपनी सेना को एक साथ लेकर के युद्ध के मैदान में नहीं जाता था। वो पहले ही अपनी सेना को 4 भागों में बांट देता था। पहले सेना का एक भाग युद्ध के मैदान में जाता था, उसके बाद में वो तो रिवर्स और दूसरी तरफ से धावा दूसरा पार्ट बोल देता था, जिससे जो दुश्मन लोग थे वो संभल नहीं पाते थे और उनकी जो सारी सेना वो एक साथ युद्ध में ना जाकर मतलब थकती भी नहीं थी। दुश्मन की सारी सेना एक साथ आ जाती थी, इनकी थोड़ी सेना युद्ध लड़ती, उसके बाद में दूसरी सेना का पार्ट आ जाता था, जिससे प्रेशर भी क्रिएट नहीं होता था और ये युद्ध जीत जाते थे। बाबर ने जो युद्ध की प्रणाली है ना, वो उज्बेकों से ही सीखी थी। लास्ट में बाबर खानवा का युद्ध जीत जाता है 1527 में, तुलगुमा स्ट्रेटजी से जीतता है और अपने आप को तो युद्ध जीतने के बाद में गाजी का टाइटल देता है और वो जिहाद का नारा भी देता है। इस जीत के बाद में बाबर ने गाजी की जो उपाधि है उसको धारण किया। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गई कि कौन से युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी, तो खानवा के युद्ध के बाद में। 1528 में बाबर ने चंदेरी का मेदिनी राय राजा था उसको भी हरा दिया और 1529 में बाबर ने अफगानों की सेना को भी हरा दिया। कहाँ पर? घाघरा के युद्ध में। लेकिन बाबर थोड़े ही समय बाद में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की डेथ हो जाती है और उसको आगरा कहाँ है? यमुना नदी के किनारे, वहां पर आराम बाग में उसको दफनाया जाता है। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, इसलिए बाद में उसको काबुल में दफनाया जाता है बाबर को। बाबर ने किताब लिखी, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान होना चाहिए, बाबरनामा या फिर तुजुक-ए-बाबरी उस किताब को बोलते हैं। वो टर्किश लैंग्वेज में
टर्की जो भाषा है, तुर्की की जो भाषा है, उसमें उसने लिखी थी। ये जो किताब थी ना, उसमें वो अपने डेली लाइफ के बारे में, मतलब उसका दैनिक जीवन कैसा था, उसको रिकॉर्ड करता था। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने इस बुक को, कौन सी बुक को, बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी, उसको पर्शियन भाषा में इसको अनुवाद कर दिया था। ट्रांसलेट मतलब होता है अनुवाद करना, दूसरी भाषा में अनुवाद करना, चेंज करना। अब बाबर मर जाता है। बाबर के बाद में उसका बेटा आता है हुमायूं। बाबर के बाद में उसका बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं राजा बनता है। और हुमायूं क्या करता है कि अपने हर, मतलब उसका बड़ा साम्राज्य है, कुछ हिस्सा अपने दूसरे भाई को, ऐसे मतलब हर हिस्सा, अपने साम्राज्य का हिस्सा अपने भाइयों के बीच में बांट देता है। तो कंधार और काबुल तो अपने भाई किसको देता है, कामरान को देता है। और संबल जो देता है वो अस्करी को देता है। अलवर और मेवात टू हिंदल को देता है। एंड बडकवान रीजन टू हिज कजिन, उसका एक कजिन है सुलेमान, उसको भी अपने एम्पायर में से जगह देता है। ये जो हुमायूं है वो एक नया टाउन, न्यू टाउन एस्टेब्लिश करता है जिसका नाम है दीन पनाह। तो क्वेश्चन आ जाए कि दीन पनाह किसने एस्टेब्लिश किया था, तो हुमायूं ने किया था। इसके बाद में ये हुमायूं मालवा और गुजरात पर भी इन्वेड, आक्रमण करता है। एक युद्ध होता है हुमायूं के बीच में और शेर खान के बीच में। कहां पर होता है, बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान में। इसको चौसा का युद्ध भी, द बैटल ऑफ चौसा के नाम से भी जाना जाता है। 1539 में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो मुगल्स हैं, मुगल मतलब बाबर वंश के वंशज, मतलब उस समय कौन था, हुमायूं। हुमायूं हार जाता है। और इस युद्ध के बाद में, इस जीत के बाद में चौसा में जीत होती है शेर खान की, और वो शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। तो शेर खान ने शेरशाह की उपाधि कब धारण की, चौसा के युद्ध में मुगलों को हराने के बाद में। और चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 AD में। ये जो शेरशाह ने शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के भी चला दिए। ये जो शेर खान था ना, इसका जो रियल नेम था वो था फरीद खान। तो देखो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया, हमें ध्यान होना चाहिए कि रियल नेम क्या था शेरशाह का, वो था फरीद खान। 1540 में दूसरा एक युद्ध होता है जिसको कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। दोबारा से शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। हुमायूं फिर से इसमें हार जाता है और इसके बाद में हुमायूं यहाँ से दिल्ली से भाग जाता है और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार हो जाता है शेरशाह का। ऑक्यूपाई होता है, अपनी अधिग्रहण करना। अब जब हुमायूं यहाँ पर नहीं रहता है, मतलब दिल्ली सल्तनत पे नहीं रहता है, उस समय वो हमीदा नाम की एक लड़की है जो शेख अली अख्तर की बेटी है, उससे शादी कर लेता है। और बाद में इसी हमीदा से अकबर बेटा पैदा होता है हुमायूं को। धीरे धीरे हुमायूं आसपास के एरिया को जीतने लगता है, कंधार और काबुल को जीतता है। मतलब पहले तो उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो सेना को दोबारा से संगठित करता है और जीतने लगता है। सबसे पहले कंधार और काबुल की जगह को जीतता है। अब दोबारा अपनी पावर को गेन करना चाहता है इंडिया में, इसलिए उसने 1555 में लाहौर को अपने अंडर कर लेता है। इसके बाद में वो नासिर खां और तातर खां की आर्मी को हरा देता है और फिर पंजाब को अपने अधीन कर लेता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, हुमायूं की बात कर रहे हैं, याद होना चाहिए। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है इनके बीच में, हुमायूं और नासिर खां एंड तातर खां के बीच में, और हरा देता है हुमायूं और जीत लेता है पंजाब को। 1555 में दोबारा से वे अफगानों को हराता है सरहिंद के निकट। और जो अफगानों की सेना थी उसका जो हेड था वो था सिकंदर सूर और मुगलों की सेना का हेड था बैराम खां। इसके बाद में हुमायूं दिल्ली का जो सिंहासन है उसको दूसरी बार ग्रहण करता है 23 जुलाई 1555 को। 1540 से 1555 तक वो वहां का राजा नहीं रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद में ही 24 जनवरी 1556 को जो हुमायूं है उसकी डेथ हो जाती है। उसने एक नगर बसाया था, याद करो क्या नाम था उस नगर का, उस टाउन का, दीन पनाह। दीन पनाह में एक लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों के ऊपर वो फिसल जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि हुमायूं हमेशा ओपियम के नशे में रहता था। ओपियम क्या होता है, अफीम। और वो एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष विज्ञान, मतलब ज्योतिष में बहुत ज्यादा बिलीव करता था। इसीलिए उसने कपड़े पहनने का एक रूल बना रखा था कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए वो 7 अलग रंग के कपड़े पहनता था। अब देखो 1540 में शेरशाह की और किसका युद्ध होता है,
शेरशाह का युद्ध हुआ और किसके साथ हुआ? हुमायूं के साथ में। तो ये जो शेरशाह था ना, उसने सूर एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, तो हमें सूर एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। देखो, सासाराम बिहार का एक लैंडलॉर्ड था, एक जमींदार था, जो जौनपुर रीजन के अंडर आता है सासाराम। उस समय में जो सासाराम बिहार वाला रीजन था वो जौनपुर रीजन के अंडर आता था, और वहां का एक जमींदार था जिसका नाम था हसन खां। हसन खां का बेटा था फरीद। अब फरीद किसका असली नाम था हम डिस्कस कर चुके हैं, शेर खान का था। और ये जो फरीद था वो सूर एम्पायर का फाउंडर था। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि सूर एम्पायर को किसने एस्टेब्लिश किया था, तो फरीद खां, जिसका नाम शेर खान ने भी था। अब इसको शेर खान जो नाम है वो क्यों दिया गया था? एक बार इस फरीद ने बिना किसी हथियार के एक शेर को मार देता है फरीद खान। तब से जो मतलब वहाँ का साउथ बिहार का राजा है बहार खां, वो इसको ये टाइटल देता है शेर खां की। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? पहले तो पता होना चाहिए कि साउथ बिहार का राजा था बहार खां, वो उपाधि देता है। और क्यों देता है? कि बिना हथियार के उसने एक शेर को मार दिया था। ये जो फरीद खां है, उसका जो एम्पायर था वो वेस्टर्न में कन्नौज, पश्चिम में कन्नौज और पूर्व में हिमालय की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय के पूर्व में असम की पहाड़ियों तक, उत्तर में हिमालय की पहाड़ियों तक, और दक्षिण में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। शेरशाह ने मालवा को भी अपने अंडर कर लिया था, और 1544 में ये जो शेरशाह है उसने मालदेव को, राजपूताना का मारवाड़ का राजा था मालदेव, उसको अपने अंडर कर लेता है, उसको हरा देता है, और अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ को अपने अंडर कर लेता है शेरशाह। शेरशाह के जो मालदेव के साथ जो युद्ध हुआ था ना, मालदेव के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था शेरशाह ने, वो बड़ी मुश्किल से जीता था शेरशाह ने। तो इस युद्ध के बाद में जैसे ही वो युद्ध जीतता है, इस युद्ध में मालदेव के सेनापति थे जैता और कूपा। तो देखो, मालदेव के सेनापति का नाम क्या था? जैता और कूपा। इंपोर्टेंट नाम है, ध्यान होने चाहिए। उसके बाद में शेरशाह बोलता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कौन से युद्ध के बाद में बोला था? तो मालदेव, मारवाड़ का राजा था मालदेव, और उसके खिलाफ में ये युद्ध होता है और 1544 में, और उसके बाद में स्टेटमेंट देता है शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी था उसने मेवाड़ के ऊपर भी एक सिंबॉलिक कंट्रोल कर लिया था। 1545 में कलिंजर का युद्ध होता है और शेरशाह इसमें मर जाता है। क्यों मर जाता है? कि बारूद में एक्सप्लोजन, विस्फोट हो जाता है, जिससे वो मर जाता है। शेरशाह के बाद में इस्लाम शाह राजा बनता है 1553 AD तक। परंतु बाद में क्या होता है कि जो इसके सक्सेसर आते हैं ना शेरशाह के, मतलब बहुत सारे वंशज होते हैं, उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट, मतलब संघर्ष होने लग जाता है, झगड़ा होने लग जाता है, और इन चीजों से जो सूर एम्पायर है वो डिक्लाइन हो जाता है। शेरशाह ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। सबसे ज्यादा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक तो उसने जमीन को मापने का, लैंड मेजरमेंट को नया तरीका अपनाया था, लगान लगाया था। लगान क्या है? एक टाइप ऑफ टैक्स होता है। और देखो उसने क्या क्या जमीन नापने के क्या क्या तरीके अपनाए थे? बटाई, नक्स, मुक्तई, काकुट, कैश और जब्ती सिस्टम अपनाया था। क्या? लैंड मेजरमेंट का। जो शेरशाह सूरी है उसने 4 बड़ी सड़कें बनाई थी और बहुत सारे गेस्ट हाउस भी बनवाए थे। जो उसके द्वारा सबसे बड़ी सड़क जो बनवाई गई थी ना, सबसे लंबी सड़क, लॉन्गेस्ट रोड, वो सोनार विलेज टू पेशावर तक बनवाई गई थी, और जो आज भी एग्जिस्ट करती है। इस रोड का नाम, ये जो रोड बनवाई थी उसने सोनार विलेज टू पेशावर, ये ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से फेमस है। तो स्टेटमेंट अगर आ जाए, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। कहां से कहां तक एक्सटेंड है? सोनार विलेज टू पेशावर। इसने बहुत सारे सिक्के बनवाए, कुछ सिक्के चलाए भी, जैसे 380 ग्रेन वैल्यू का एक कॉपर कॉइन चलाया और 178 ग्रेन वैल्यू का एक सिल्वर कॉइन चलाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने अपने जीते जी सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार का ही जमींदार का ही तो बेटा था ना, वहीं पर एक झील के किनारे वो अपना क्या बनवा लेता है? मकबरा बनवा लेता है। और ये जो मकबरा है वो हिंदू टेम्पल का, मतलब हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं ना, उसका प्रभाव दिखता है उस मकबरे के ऊपर। ये जो मकबरा है वो हैंड ड्रम की शेप में है।
तो ये हमने कैसे इंडिया में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और फिर कैसे हुमायूं का क्लैश होता है सूर एम्पायर के राजा शेरशाह के साथ में, कितने समय तक सूर एम्पायर रहता है, उसने शेरशाह सूरी ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए, ये हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।